आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 22 अप्रैल 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। जनाजे में घुसी इस्राएली फौज को फिलिस्तीनियों ने भगा भगा कर खदेड़ा। पत्थरों के आगे दुम दबाकर भागे बंदूक थामे फौजी। मस्जिद अल अक्सा में सेटलर्स का हंगामा। मेमोरियल डे पर जबरदस्ती अहाते में घुसे यहूदी। सीरियाई जमीन पर इस्राएली कब्जा बढ़ा। आईडीएफ के बाद अब इंतहा पसंद सेटलर्स ने पार की सरहद। हिजबुल्लाह का इस्राएली ठिकाने पर ड्रोन हमला। सीज फायर बढ़ाने के लिए लेबनानी सरकार लगा रही दौड़। अमरीकी अड्डों पर बड़े हमले की धमकी। ईरान की दो टूक वार्निंग। कहा अमरीकी ठिकाने होंगे मिट्टी में दफन। फिर शुरू हो सकती है जंग। सभी अरब मुल्कों का काम हो सकता है ठप। ईरान ने दी होर्मुज में समंदर के नीचे बिछे केबल्स काटने की धमकी। ईरानी ड्रोन्स की मार से घबराए अमेरिका ने लिया यूक्रेन का सहारा। यूक्रेनी टीमें दे रही अमेरिकी फौजियों को खास ट्रेनिंग। ईरान की जद में अब कतर के तेल कुएं। ईरानी मिसाइल पर रास ऑयल फील्ड की तस्वीरों से मचा हड़कंप। चाइना अमेरिका में जबरदस्त ठन गई। पकड़े गए जहाज पर गिफ्ट और मिसाइल केमिकल के दावों पर चीन ने दिया सख्त जवाब। यूक्रेन में रूस ने मचाया कोहराम। ताबड़तोड़ हमलों में एक ही दिन में 1100 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी मारने का दावा। अमेरिका के जॉर्जिया में भयंकर सूखा। बेकाबू हुई जंगल की आग। 1600 एकड़ जमीन जलकर राख। हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। और सऊदी तुर्की रेल लिंक पर तेजी से चल रहा काम। जॉर्डन और सीरिया के रास्ते बिछेगी रेल लाइन। जंग के माहौल के बीच एक बड़े ट्रेड कॉरिडोर की तैयारी। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। हेडलाइंस भारी थी, खबरें उनसे ज्यादा भारी होंगी। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। एक शो 3 घंटे में बनता है। 15 मिनट तक इसे लगकर देख लीजिए। जल्दी जल्दी खबरें नहीं, रील्स बनती हैं। पहली खबर, जनाजे में पहुंची इस्राएली फौज पर फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दुम दबाकर इस्राएली फौजियों को भागना पड़ा। अच्छी बात है, उन्होंने गोली नहीं चलाई। फिलिस्तीनियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। और वेस्ट बैंक के अल-मुगैर गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ज़ायनी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने वाली हैं। सुनिए पूरी खबर जो बताती है कि रमल्ला के पास अल-मुगैर गांव में उस वक्त हालात बेहद कशीदा हो गए जब फ़लस्तीनी आवाम उन दो अपनों का जनाजा पढ़ रही थी, 2 लोगों का जनाजा पढ़ रही थी जिन्हें कल 21 अप्रैल को दहशतगर्द इसराइली सेटलर्स ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इस गमगीन माहौल के बीच जब इसराइली फ़ौज ने गाँव में घुसने और अपनी धौस दिखाने की कोशिश की तो निहत्ते फ़लस्तीनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोई कब तक सब्र करे, कोई कब तक जुल्म झेले। फ़लस्तीनी नौजवानों ने ज़ायनी फ़ौजियों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। हालांकि ये बारिश उनकी जान भी ले सकती थी, क्योंकि इसराइली फ़ौजियों के हाथ में बंदूक थी। ये ख़तरनाक खेल था। ताज्जुब की बात यह है कि हर वक्त हथियारों से लैस रहने वाले ये फौजी फ़लस्तीनियों के इस ज़बरदस्त जवाब को झेल नहीं पाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज़ में साफ दिख रहा है कि फ़लस्तीनी आवाम के सामने इन इसराइली फ़ौजियों की हिम्मत जवाब दे गई और वो अपनी गाड़ियां लेकर मौके से भागने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या साफ बता रहा है कि अब वेस्ट बैंक के लोग सिर्फ जुल्म सहने के मूड में नहीं हैं। अपनों को खोने का दुख और इसराइली जुल्म के खिलाफ ये पलटवार जाहिर करता है कि अब वहाँ की आवाम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि फ़लस्तीनी अब अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं। बढ़ते हैं आगे। यरूशलेम यानी ऑक्युपाइड जेरूसलम से एक बेहद अफसोसनाक और उकसाने वाली खबर सामने आई है। सो कॉल्ड तथाकथित मेमोरियल डे की आड़ में इसराइली सेटलर्स के बड़े जत्थों ने इस्लाम के तीसरे सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल अक्सा के अहाते में ज़बरदस्ती घुसपैठ की। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। इन सेटलर्स ने 22 अप्रैल को मस्जिद के सहन में अपनी मजहबी रस्में भी अदा की। हैरानी और गुस्से की बात यह है कि इस दौरान इसराइली फ़ौज के वर्दी वाले जवान भी इन सेटलर्स के साथ मौजूद थे। मस्जिद की पाकीज़गी और उसके एहतराम को ताक पर रखकर ये सेटलर्स और फौजी वहाँ नाचते और गाते हुए नजर आए। इस पूरे वाक़ये को मुसलमानों को भड़काने और मुक़द्दस जगह की तौहीन करने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। मस्जिद अल अक्सा के अहाते के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर ज़ायनी फ़ौजियों की सरपरस्ती में जिस तरह का हंगामा और नाच गाना किया गया, उससे फ़लस्तीनी आवाम और आलम इस्लाम में ज़बरदस्त गुस्सा है। सेटलर्स की हिम्मत बढ़ गई है। अब वो सीरिया की ज़मीन में घुसने लगे हैं। माउंट हरमन के पास उन्होंने एक इमारत पर कब्ज़ा भी कर लिया।
मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच एक और बहुत बड़ी ख़तरनाक खबर सामने आई है। इसराइली सेटलर्स के एक बड़े ग्रुप ने तमाम ग्लोबल कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सीरियाई सरहद को पार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल को पायनियर्स ऑफ बाशान नाम की इस यहूदियों की सेटलर्स की तंजीम से जुड़े दर्जनों सेटलर्स सीरियाई इलाके में दाखिल हो गए। ये सेटलर्स माउंट हरमन की पहाड़ियों के पास मौजूद सीरियाई गांव खद्र के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए और वहां एक इमारत की छत पर चढ़कर जम गए। सीरिया की आज़ादी और उसकी सरहदों का ये सीधा वायलेशन ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरा इलाका पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इन सेटलर्स की इस हरकत को बड़े उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि माउंट हरमन का ये इलाका स्ट्रेटजिक लिहाज से बेहद अहम है। लोग पूछ रहे हैं, अल-शरा की फौज कहाँ है? लेबनान के मोर्चे से एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने जुनूबी लेबनान में मौजूद इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। जी, ये शाम में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने टायर शहर के साउथ में रास अल बायदा इलाके में मौजूद इसराइली आर्टिलरी साइट को निशाना बनाया है, जहां इसराइल की फौज की तोपें लगी हुई थी। वहां पर तंजीम के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइली फौज की तरफ से बार बार किए जा रहे सीज फायर वायलेशन के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ IDF का दावा है कि उसने इस ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इस हमले के बाद सरहद पर टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आसार हैं कि लेबनान में जंग कभी भी छिड़ सकती है। लेबनान से जुड़ी एक और खबर है, सियासत से जुड़ी है। लेबनान के एक आला ऑफिशियल ने यह बताया है कि जुमेरात को वाशिंगटन में इसराइल के साथ होने वाली मीटिंग में लेबनान सीज फायर को 1 महीने और बढ़ाने की दरख्वास्त करेगा। नाम न छापने की शर्त पर अफसर ने बताया कि लेबनान इस दौरान इसराइली बमबारी और उन इलाकों में तबाही को पूरी तरह रोकने की मांग करेगा जहां इसराइली फ़ौज मौजूद है। लेबनान चाहता है कि सीज फायर पर सख्ती से अमल करने के लिए एक पक्का कमिटमेंट किया जाए। दोस्तों, इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की जो है नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि सरहद पर अमन कायम रहेगा या फिर हालात दोबारा बिगड़ जाएंगे। अब ईरान की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले ईरान की एक बड़ी धमकी सुन लीजिए। कहा है कि दोबारा जंग शुरू हुई तो अमरीकी ठिकानों पर पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार हमले होंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के एक एनालिसिस के मुताबिक ईरान ने साफ वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल के साथ दोबारा जंग शुरू हुई तो वो पूरे इलाके में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमले करेगा और ईरान इस बार कुछ नए हथियारों का इस्तेमाल करेगा। 22 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ दोबारा एग्रेशन दिखाया गया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमरीकी इंटरेस्ट और उनके फौजी ठिकाने ईरान के टारगेट पर होंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे इलाके में टेंशन अपने उरूज पर है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब और भी ज़्यादा ताकत के साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की इस धमकी के बाद अमरीकी और ज़ायनी खेमे में हलचल देखी जा रही है। तैयारियां उधर भी हैं। ईरान की एक और बड़ी धमकी सुनिए। होर्मुज में समंदर के अंदर बिछा केबल अब निशाने पर है, यानी अरब मुल्कों में इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है और बैंकिंग, एयरलाइंस और सर्विलांस से लेकर तमाम शोबों में कोहराम मच सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट थम सकता है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की करीबी माने जाने वाली न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने एक बार फिर गल्फ़ के अरब मुल्कों को बड़ी वार्निंग दी है। तस्नीम ने इशारा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के समंदर के नीचे से गुजरने वाली डेटा केबल बेहद नाजुक मोड़ पर है और उन्हें कभी भी काटा जा सकता है। इस रिपोर्ट में, बल्कि ये रिपोर्ट तो पूरी दुनिया में छा गई है, क्योंकि सबका सिर्फ मिडिल ईस्ट अंधेरे में नहीं होगा, बहुत से आगे मुल्क भी अंधेरे में हो जाएंगे इंटरनेट ब्लैकआउट में। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर एक साथ कई अहम केबलों को नुकसान पहुंचा, चाहे वो किसी हादसे में पहुंचे या जानबूझकर की गई किसी कार्रवाई में पहुंचे, तो इससे पूरे पर्शियन गल्फ में इंटरनेट और डेटा का बड़ा ब्लैकआउट हो सकता है। गौरतलब है कि इस रास्ते से कई बड़े केबल गुजरते हैं। इससे पहले रेड सी में भी केबल कटने से इलाके में हंगामा मच गया था जब यमन जंग में था, उस वक्त गजा के लिए। अब ईरान की इस ताज़ा धमकी ने अरब मुल्कों और ग्लोबल टेक कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि होर्मुज़ के इस अहम रास्ते पर ईरान की पकड़ काफ़ी मजबूत है। मैं 22 अप्रैल को ये बात कह रहा हूँ, ये केबल कब कट जाए पता नहीं। सऊदी अरब में अपने अड्डे पर तबाही झेल चुका अमेरिका अब यूक्रेन से ईरान के खिलाफ मदद ले रहा है। यूक्रेन को मदद देने वाले अब यूक्रेन से मदद ले रहे हैं।
सऊदी में ईरानी ड्रोन्स का खौफ बरकरार है और अब अमेरिका यूक्रेनी टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है। 40 दिन तक चली जंग के दौरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो अमेरिका की फौज का अड्डा है, वहाँ ईरानी ड्रोन्स के मुसलसल हमलों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। आप सबको याद होगा, इन हमलों में अमेरिकी जंगी जहाज़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने बचाव करने के लिए यूक्रेन की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका अगली जंग में खुद को ईरानी हमलों से बचाने पर काम कर रहा है। यानी अगली जंग तय है, तभी तो तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी टीमें अब अमरीकी फौजियों को स्काई मैप नाम के एक एडवांस सिस्टम की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन्स का फौरन पता लगा लेता है, बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट करके तबाह करने में भी मदद करता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते ड्रोन खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का यूक्रेन की इस जंग में आजमाई हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव माना जा रहा है। बदलाव के साथ आसार तो वही हैं। बचने के रास्ते तभी खोजे जाते हैं जब हमला करने का प्लान बन रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है सरहद पर। उसने टेररिस्ट को, एक पूरे गैंग को ढेर कर दिया है। रास्क बॉर्डर पर दहशतगर्द टीम का सफाया किया है। कई दहशतगर्द ढेर हुए हैं। ईरानी फौज ने जैश अल जुल्म नाम की दहशतगर्द तंजीम के एक ऑपरेशनल ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये मिलिटेंट्स पाकिस्तान की सरहद से घुसपैठ करके ईरान के रास्क इलाके में दाखिल हुए थे। ये 22 अप्रैल को आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट में लिखा है कि जवाबी कार्रवाई में फौजी जवानों ने कई दहशतगर्दों को मौके पर ही ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये ग्रुप किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से ईरान की सरहद पार कर ईरान की ज़मीन पर पहुंचा था, लेकिन ईरानी जाबाजों ने, ईरान के फौजियों ने वक्त रहते उनकी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया। हाँ, सबसे बड़ी खबर तो रही गई सीज फायर पर ईरान की चुप्पी बरकरार है। अब तक उसने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। मीडिया की तमाम खबरों के बावजूद ईरान ने सीज फायर को आगे बढ़ाने के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर कोई भी ऑफिशियल, कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की गुजारिश पर, कहते हैं ट्रंप कि मैंने पाकिस्तान की गुजारिश पर सीज फायर को हमेशा के लिए आगे बढ़ा दिया है। कोई जो है समय सीमा, कोई लिमिट नहीं है कब तक बढ़ गया। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक बातचीत में शामिल होने पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने इसके पीछे अमेरिका की दोहरी चाल और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं सीज हटाओ, ब्लॉकेड हटाओ, बातचीत करेंगे। ईरान का मानना है कि पाबंदियों के बीच बातचीत का सही माहौल नहीं है। दोस्तों, जब तक ईरान की फॉर्मल मंजूरी नहीं आती, अमन की कोशिशें अधर में लटकी हैं। क्या सितम है कि सुपर पावर के सदर को ईरान की हामी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, या इस इंतज़ार में वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, पता नहीं। जिन लोगों को मेरी आवाज़ कम आती हो तो याद रखिए, मेरी आवाज़ भारी है, मैं बहुत आराम से बोलता हूँ। मैंने आपको आज भी बताया था, 2 जर्नलिस्ट का मैं आपको दे देता हूँ एग्ज़ाम्पल। विनोद दुआ साहब मरहूम और दीपक चौरसिया में बहुत फ़र्क था। मैं दीपक चौरसिया नहीं हूँ, मैं विनोद दुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से बात करता हूँ। तो आपको वैसे नहीं सुनाई देगी जो आपके कान फाड़ दे। आगे बढ़ते हैं। ईरान का एक बड़ा दांव देखिए। अमेरिका को वार्निंग दे रहा है ईरान, लेकिन कतर के तेल कुओं पर भी उसकी नज़र है। ईरानी हुकूमत की तरफ से एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। एक तरफ ईरान का कहना है कि वो सिर्फ गल्फ में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाएगा, लेकिन सामने आई फुटेज में एक ईरानी मिसाइल पर कतर के रास ऑयल फील्ड की तस्वीर लगी हुई है। जानकारों के मुताबिक ये साफ तौर पर एक इशारा है कि अगर जंग तेज हुई तो गल्फ के अरब मुल्कों के तेल के कुएं भी ईरान की जद में आ सकते हैं। इस फुटेज के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई है, क्योंकि कतर जैसे मुल्क अब सीधे तौर पर निशाने पर नजर आ रहे हैं। कतर न्यूट्रल मुल्क है। कतर ओमान के बाद ईरान का बेहद करीबी भी माना जाता है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इस ताज़ा डेवलपमेंट ने मिडिल ईस्ट की इकॉनमी और सप्लाई चेन के लिए बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है, जिससे साफ है कि ईरान ने अपनी तैयारी सिर्फ अमरीकी अड्डों तक महदूद नहीं रखी है। बढ़ते आगे।
गल्फ ऑफ ओमान में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी फौज के जरिए पकड़े गए जहाज को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच ठन गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामों के एक दिन बाद चाइना ने फिर से साफ इनकार किया है कि उस जहाज में बीजिंग की तरफ से ईरान के लिए कोई गिफ्ट था। ये गिफ्ट नाम का लफ्ज़ जो है वो ट्रंप ने यूज़ किया था कल रात। ये मामला तब और गरमा गया जब यूएन में अमेरिका की एक्स एम्बेसडर रही निक्की हेली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जहाज़ चीन से ईरान जा रहा था और इसका कनेक्शन मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल की खेप से था। यानी चाइना ने मिसाइलों के कंपोनेंट्स और कुछ एक्सप्लोजिव्स वगैरह ईरान को भेजे थे और वो अमेरिका ने पकड़ लिए। चाइना ने इन तमाम दावों को झूठा करार दिया है। फिलहाल अमेरिका ने उस जहाज़ को अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी और मुझ में बोली जाती है। जहाज़ अमेरिका के कब्जे में, जांच कर लो भाई अंदर क्या सामान है, कि अंडरवियर है या अंडरटेकर है ना, पता चल जाएगा बारूद आया था नहीं आया था। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा दिया है। यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी पर तगड़े हमले किए गए हैं। 1000 से ज़्यादा फौजी मार दिए रूस ने। पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन के एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में यूक्रेनी आर्मी को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस इसे जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। रूस की बैटल ग्रुप नॉर्थ ने अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों में कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के 200 से ज़्यादा फौजी ढेर कर दिए हैं और उनकी आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स को भी तबाह कर दिया है। रूस का एक बड़ा दावा यह है कि पूरी ईस्टर्न फ्रंट और दीगर मोर्चों पर हुई झड़पों में पिछले एक दिन के अंदर 24 घंटे में यूक्रेन ने अपने लगभग 1120 फौजी खो दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की सप्लाई लाइन और बंदरगाहों को मुसलसल निशाना बनाता रहेगा ताकि दुश्मन की कमर तोड़ी जा सके। अमेरिका के जॉर्जिया में खौफनाक सूखा पड़ गया है। आग की लपटों ने वहाँ भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद 12 इलाके खाली कराए गए हैं। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में आए ज़बरदस्त सूखे ने तबाही मचा दी है। साउथ जॉर्जिया के जंगलों में लगी आग यानी वाइल्ड फायर्स बेकाबू हो गई हैं, जिसने अब तक 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को जलाकर राख कर दिया है। 22 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक इन हालात की संगीनियत को देखते हुए अमरीकी हुकूमत ने 12 इलाकों के बाशिंदों को फ़ौरन घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल क्लिंच काउंटी का है, जहां पाइनलैंड रोड की आग तेज़ी से फैल रही है। जानकारी के मुताबिक सूखे और तेज़ हवाओं की वजह से आग इतनी डेंजरस हो गई है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा सूखा है, जिसने रिहायशी इलाकों और जंगलों को बारूद का ढेर बना दिया है। फिलहाल हज़ारों लोग शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं। वो जानते हैं कि उनके घर कभी भी जल सकते हैं, जल रहे हैं। एक बड़ी खबर सुनिए। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ जंग और टेंशन की खबरें छाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जो पूरे रीजन की तिजारत और कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकता है। साहले अल जासेर, जो सऊदी अरेबिया के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब को तुर्की से जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसकी जॉइंट स्टडी इस साल के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है। कमाल है, इसी सल्तनत उस्मानिया तुर्की को खदेड़ा गया था, इसी सऊदी किंगडम ने खदेड़ा था सऊदी अरब से। अब रेल लाइन जोड़ना है। ये रेल लाइन जॉर्डन और सीरिया के रास्ते गुजरेगी, यानी 4 अहम मुल्क एक ही ज़मीन के रास्ते से जुड़ जाएंगे और इससे सामान की आवाजाही पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अल जासेर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर साबित हो सकता है, जो मुल्कों के बीच तालमेल बढ़ाएगा और एक स्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा करेगा। ऐसे वक्त में जब रीजन में हालात नाजुक हैं, 22 अप्रैल की ये खबर ख़ास बन जाती है। ये प्रोजेक्ट ये भी दिखाता है कि कई मुल्क जंग के साए के बीच भी अपनी इकॉनमी और तिजारत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या ये प्लान ज़मीन पर उतरेगा या मौजूदा हालात इसकी रफ्तार को रोक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।